So good afternoon everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So आज तो मैंने आप लोगों के लिए स्टूडियो बदल दिया है. आज आपको साउंड की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन थ्योरी. फ्रिक्शन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा. वॉइस काफी स्लो है यार. आज तो मत बोलो वॉइस काफी स्लो है. अच्छा बहुत स्लो. अभी रुको, अभी वॉइस का इलाज कर देते हैं. अभी बताओ वॉइस कैसा आ रहा है. जबरदस्त. नहीं 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 नहीं, अब तो जबरदस्त आ रहा होगा. है ना, एकदम ठीक है. चलिए देखिए फ्रिक्शन क्या होता है. समझना है. पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं. व्हेन एनी ऑफ टू सरफेसेस, मतलब कोई भी दो सरफेसेस आर इन कॉन्टेक्ट. अगर कॉन्टेक्ट में हो, देखिए हिंदी के लिए भी मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं साथ के साथ. आइदर these two surfaces have relative motion or tendency of relative मोशन. रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी, या तो रिलेटिव मोशन हो उनके पास में या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो. टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन मतलब स्लाइडिंग ओवर ईच अदर. ठीक है. देखिए दोनों वर्ड में या तो रिलेटिव मोशन हो. किस तरह का रिलेटिव मोशन? स्लाइडिंग हो. या फिर स्लाइड करना चाह रहे हो एक दूसरे के ऊपर, कर नहीं पा रहे हो, देन resistive tangential force रेजिस्टिव मतलब जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. टेंजेंशियल फोर्स एक्ट अलोंग द सरफेस ऑन, क्योंकि टेंजेंशियल वर्ड का मतलब हुआ अलोंग द सरफेस. एक्ट ऑन both surfaces in opposite direction, on both surfaces in opposite direction but equal in magnitude. This resistive force known as friction force. ये स्टेटमेंट दिया है जिसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा. आप पहले इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, फिर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा. नोट कर लीजिए बेटा आप पहले से, और नोट करके डन लिख के भेजिए, फिर मैं इसको डिटेल में समझाता हूं.
सभी लोग नोट करके डन लिख के भेजिए। चलिए, काफी लोगों ने लिख दिया है डन, तो फिर अब हम लोग इसकी चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए बेटा क्या बोला जा रहा है, ये बोल रहा है कि अगर दो सरफेस है हमारे पास में, एक सरफेस आप ऐसी मान लीजिए, ठीक है, और ये बेसिकली ये दूसरी सरफेस है, ये बेसिकली दूसरी सरफेस है जिसके ऊपर ये क्या करने वाला है, या तो स्लाइड कर रहा होगा या फिर स्लाइड करना चाह रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इस बॉडी के ऊपर अगर ये इधर स्लाइड करना चाह रहा है ना, तो इस बॉडी के ऊपर देखिए, ये देखिए टेंजेंशियल इधर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा और सरफेस के ऊपर इधर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए बेटा, ब्लॉक उधर या तो जा रहा होगा या फिर टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग होगी, इस वजह से इसके अपोजिट इधर एक फ्रिक्शन काम करेगा और सरफेस के ऊपर दूसरी डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन काम करेगा। देख लीजिए, ब्लॉक इधर जाना चाह रहा है तो इसके ऊपर इधर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। सो न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है कि अगर इसके ऊपर इधर इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आपको दिखाई देगा। जरा बोलिए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? यस और नो? बोलिए बेटा, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी स्टूडेंट्स? ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी स्टूडेंट्स? ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूं, जो शायद पहले भी मैंने आपको समझाया होगा, फिर से आपको समझा रहा हूं अगर पहले आपको कभी समझ नहीं आया हो तो। मान लीजिए कि आपके पास में, अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बात करेंगे, अभी सिर्फ देसी लैंग्वेज में हम लोगों ने चीजों को समझा है, अब टेक्निकल टर्म में बेटा बात करेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक केस है, कुछ ऐसा, ये हमारे पास में एक केस है कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करूं, ये हमने एक फोर्स लगाया F, कितना लगाया पता नहीं है, हमने कहा इसका जो मास है लेट्स से सपोज वो है 10 kg, और ऐसा मान लीजिए कि G की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसे बोलते हैं एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने कहा कि ये जो ब्लॉक है ये W फोर्स लगाएगा नीचे, जब सरफेस के ऊपर, जब बेटा सरफेस के ऊपर W फोर्स लगेगा तो सरफेस के ऊपर होगा एक एक्शन, सरफेस के ऊपर क्या होगा एक एक्शन, जिसको हमने बोल दिया नॉर्मल फोर्स N। तो ये इस ब्लॉक के ऊपर वापस क्या करने वाला है बेटा, रिएक्शन, वापस क्या करेगा, रिएक्शन, ये लो N। सो इसके ऊपर हुआ एक एक्शन जिसके बदले में इसने क्या कर दिया बेटा, एक रिएक्शन दे दिया यहां पर, और मुझे लगता है कि ये रिएक्शन सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी इसके अंदर। अब देखिए यहां पर आपने इस फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर देखा कि ब्लॉक जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में माय डियर स्टूडेंट्स जितने भी फोर्स होंगे उनका समीशन क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब यह हुआ कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको नेगेटिव मान लो, जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान लो, तो प्लस N माइनस W इक्वल्स टू 0, प्लस N माइनस W इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यह हुआ बेटा N इक्वल्स टू W, एंड व्हाट इज W? W इज mg।
सो n इक्वल्स टू m कितना है बेटा आपके पास में 10, g कितना है आपके पास में 10, सो n इक्वल्स टू 100 न्यूटन। ये आपके पास में नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है? चलिए, इतनी बात अगर क्लियर हो गई है, इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो अब देखिए आगे। अब देखिए आगे, जब आप यहां पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक आगे जाएगा, और जैसे ब्लॉक आगे जाने लगेगा इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा ऐसे। हमने इधर एक फोर्स लगाया, हमने इधर एक फोर्स लगाया, और ये फोर्स F1 न्यूटन। तो अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ब्लॉक के ऊपर, और सरफेस के ऊपर इधर लगेगा, सरफेस के ऊपर इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। सरफेस के ऊपर इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अब समझिए इस बात को, जब फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो ये फ्रिक्शन कितना होगा, ये फ्रिक्शन कितना होगा इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमारे पास में कितना आएगा, Fs मैक्स। ये कितना होता है हमारे पास में, μs मल्टीप्लाई बाय n, μs मल्टीप्लाई बाय n। ये हमारे पास में μs मल्टीप्लाई बाय n आ रहा है। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। अब अगर मैं बात करूं हमारे इस केस में, ये फ्रिक्शन लॉ से पता चलता है हमें इतना होता है, तो हमारे इस केस में अगर मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं, तो ये बनेगा μs मल्टीप्लाई बाय n। सर ये μs कौन है? इस μs को माय डियर स्टूडेंट बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर इस कोफिशिएंट ऑफ, अब इसका सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। तो मान लीजिए यहां पर μs जो है, मान लीजिए बेटा यहां पर μs जो है 0.1 है, μs जो है वो 0.1 है, और अगर ये 0.1 है तो मैंने यहां पुट किया 0.1 मल्टीप्लाई बाय n की अगर मैं बात करूं यहां पर, n की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो n है आपके पास में 100 न्यूटन, और ये बन जाएगा आपके पास में 10 न्यूटन। सो Fs मैक्स
इक्वल्स टू ये कितना हो गया आपके पास में 10 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग सकता है बेटा वो 10 न्यूटन का लग सकता है। एक बार बोलिए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे बेटा इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पहले इतना नोट करें, क्योंकि ये कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाली है धीरे धीरे। फ्रिक्शन जो है बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाली है। इतना एक बार आप लोग देख लीजिए, इसे आप नोट कीजिए और डन लिख के भेजिए, फिर हम लोग आगे की बात, आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे। सेकंड स्लाइड की भी जरूरत नहीं है बेटा, अभी पहले इसको लिखो। सेकंड स्लाइड अलग से लिखवाएंगे, अभी उसमें और भी पॉइंट्स आने वाले हैं। आप अभी इस एग्जांपल को लिखो, सेकंड स्लाइड अभी नहीं लिखना आपको। डन, चलिए ठीक है। अब आप लोग आगे देखेंगे, बोर्ड के ऊपर फोकस कीजिए, बोर्ड के ऊपर फोकस कीजिए। अब जितना लिख लिया ठीक है, ऑलमोस्ट सबने लिख ही लिया होगा। सो अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना वो भी बेटा 1 ही न्यूटन का होगा। देखिए मैं यहां लिखकर आपको बता रहा हूं, यहां मैं आपको बहुत अच्छे से एक टेबल की मदद से बता रहा हूं, और बहुत मजेदार टेबल है ये। पूरा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर बैठा है ये टेबल, छोटा सा टेबल। ये हमारे पास में कैपिटल एफ वो फोर्स है जो हम लगा रहे हैं, ये हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स है। हाँ ये याद होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा कि जब मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगा, अब बीच में इंटरप्ट मत करना बेटा, अब फोकस करना, अब कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन भी कितना डेवलप होगा? 1 न्यूटन का। 1 न्यूटन से मैं अगर इसको इधर खींचूंगा तो इधर भी 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। जब मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन का डेवलप होगा। जब मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन का ही डेवलप होगा। जब मैं 9 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा बेटा फ्रिक्शन भी 9 न्यूटन का डेवलप होगा। और जब मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन का ही डेवलप होगा। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या हो क्या रहा है। 1 न्यूटन का फोर्स जब मैं लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन उस मोशन को रोकेगा,
उसने कहा कि अगर आप 1 न्यूटन से खींच रहे हो तो मैं भी 1 ही न्यूटन लगाऊंगा, क्योंकि आपको रोकने के लिए 1 न्यूटन की जरूरत है। हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, और जब हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ने कहा हम भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, हम भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। और 2 न्यूटन का फोर्स लगाने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2 न्यूटन से उधर खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन ने कहा हम भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा के आपको रोक देंगे। ये देखो 2 न्यूटन का फोर्स। हमने कहा नहीं हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तो ऐसे में फ्रिक्शन ने कहा ये लीजिए हम भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। हमने कहा हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन ने कहा कि हम भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। अब हमने कहा कि हम 11 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, और फ्रिक्शन ने कहा देखिए हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10 न्यूटन की है, और इससे ज्यादा का फोर्स हम नहीं लगा सकते, इससे ज्यादा का फोर्स हम नहीं लगा सकते। और इससे ज्यादा का फोर्स अगर हम लोग नहीं लगा सकते तो अब फ्रिक्शन सरेंडर कर देगा और बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। और जब बॉडी मूव कर जाएगी बेटा, ऐसे कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उस फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन, म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन। सो म्यू के क्या है, म्यू के मतलब एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू बन गया so mu k equals to coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है आपके पास में एफ के, सॉरी म्यू के। क्लियर है? सो हमने कहा जब आपने 11 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ब्लॉक मूव कर गया, तो अब जो फ्रिक्शन होगा वो होगा बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वो होगा आपका एफ के, वो कितना होता है, म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन। लेट्स से सपोज अगर यहां पर म्यू के की वैल्यू जो है 0.09, तो ये बन जाएगा 0.09 इंटू 100, सो दिस विल बी 9 न्यूटन। कितना हो जाएगा बेटा, ये 9 न्यूटन। सो जो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वो यहां पर कितना लगने वाला है, 9 न्यूटन, 9 न्यूटन। सो अगर हम लोग देखें यहां पर तो अब फ्रिक्शन डिक्रीज कर गया। अब आप कितना भी फोर्स लगाएं, काइनेटिक फ्रिक्शन जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन जो रहेगा बेटा वो फिक्स रहेगा। तो क्या ऑब्जर्व किया बेटा आपने यहां पर, सर हमने ऑब्जर्व किया कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बॉडी जो है वो रेस्ट में है। बॉडी किसके अंदर है, रेस्ट में। और स्पेशली इस जगह पर स्पेशली इस जगह पर अगर मैं बात करूं, अरे क्या हुआ, हमारा भयंकर कलर आया नहीं। इस जगह पर बॉडी इज इन इंपेंडिंग मोशन, जस्ट मूव की कंडीशन में। जस्ट मूव की ये जो कंडीशन होती है बेटा, इसको बोलते हैं इंपेंडिंग मोशन। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं बेटा, ये तो यहां पर जो बॉडी है वो मोशन के अंदर है। यहां पर जो बॉडी है वो किसके अंदर है बेटा, मोशन के अंदर है। अरे वो रैंडमली लिया रजत, रैंडमली ऐसे अज्यूम किया यार। इसके अंदर बॉडी किसके अंदर है बेटा, मोशन के अंदर है। तो यहां बॉडी रेस्ट में है या इंपेंडिंग मोशन में, और यहां मोशन के अंदर है।
रेस्ट का मतलब बॉडी पड़ी हुई है, इंपेंडिंग मतलब अब जस्ट मूव करने वाली है, जस्ट मूव करने वाली है। और अगर मैं बात करूं यहां पर मोशन का, तो मोशन का मतलब ऑफ कोर्स बॉडी मूव कर रही है। सो वो मोशन, वो फ्रिक्शन जो रेस्ट कंडीशन में लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये यहां तक लग रहा है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस स्टैटिक फ्रिक्शन में बेटा जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम है वो है ये। इधर जगह है क्या थोड़ी बहुत? ये तो आपने इस साइड वाला तो लिख ही रखा है ना। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको हम बोलते हैं बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये स्टैटिक, स्टैटिक में मैक्सिमम, उसको लिमिटिंग, और उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलिए इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? अगर समझ में आ गई है तो इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ गई है बेटा तो इसको आप नोट कर लीजिए। सर एक ही इम्पोर्टेंट काम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो प्लीज कभी भी क्लास मिस ना हो।
नोट होते बेटा डन लिख के भेजना ताकि आगे की बात बताऊं मैं। नोट होते सभी लोग डन लिखे। देखिए आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लिख लेगा फिर डन नहीं लिखेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा वो क्लास में भी है क्या। फिर क्या होगा, किसी टाइम पर सभी लोग डन लिख देंगे और वो नहीं लिखेगा तो मुझे याद भी नहीं रहेगा ऐसा कोई बच्चा भी है। इसलिए डी फॉर डन, डी लिख दो, ज्यादा अगर टाइप करने में दिक्कत है, पर अपना प्रेजेंस जरूर शो करे क्लास में, ताकि जब आप नहीं लिखे तो मुझे ऐसा लगे हाँ भाई इस बच्चे का भी कमेंट आने वाला है, इसने लिखा कि नहीं लिखा। चलिए तो कंक्लूजन इधर लेकर आते हैं, कंक्लूजन इधर लेकर आते हैं। तो ये आपका एफएस मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये आप बोल सकते हो एफएस मैक्स जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, एन के। जो नॉर्मल रिएक्शन जितनी ज्यादा होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। साथ के साथ आप बोल सकते हो एफ के जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये भी किसके प्रोपोर्शनल है, एन के। तो किस किस पर डिपेंडेंट है ये फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन डिपेंडेंट है इस म्यू एस फैक्टर के ऊपर और साथ में एन के ऊपर। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि फ्रिक्शन फोर्स is independent from area of contact. It depends on nature of contact. नेचर ऑफ कांटेक्ट पर कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है म्यूएस के ऊपर डिपेंड कर रहा है और म्यूएस जो है बेटा वो नेचर ऑफ सरफेस को बताता है, नेचर ऑफ सरफेस सो म्यूएस जो है वो किसे बताता है, नेचर ऑफ सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर म्यूएस पर डिपेंडेंट है तो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंडेंट है। म्यू के जो है बेटा म्यू के ये किसको बताता है, नेचर ऑफ सरफेस को बताता है। क्लियर है इतनी बात? हाँ तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, इसे भी आप अब नोट कर लीजिए। नोट करके डन लिख के भेजिए।
हाँ कोई बात नहीं, वेट कर रहा हूं मैं, जैसे आप डन बोलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा सा समराइज करते हैं, इनको बेटा थोड़ा सा समराइज करते हैं। मतलब जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, जो हमारा अप्लाइड फोर्स है कैपिटल एफ, अगर ये फोर्स लेस देन एफ एस मैक्स होता है, एफ एस मैक्स कौन है? ओके 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 ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो लिख लो। ये तुमने नो 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 लिखा है, मुझे डन 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 दिखाई दे रहा है इसके अंदर, लिख लो। लिख लो बेटा और डन लिख के भेजो। अभी तो हो गया ना, अब बढ़े आगे। देखिए बेटा, अगर कैपिटल एफ एफ एस मैक्स से कम होता है तो ऐसी कंडीशन में जो बॉडी होगी वो आपकी रेस्ट में होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर कैपिटल एफ फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो अगर एफ एस मैक्स के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो किसके अंदर है बेटा? इंपेंडिंग मोशन में है, इंपेंडिंग मोशन में है, इंपेंडिंग मोशन में है। अगर हम लोग कैपिटल एफ ग्रेटर देन एफ एस मैक्स से हो जाता है, इससे ज्यादा हो गया तो बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। बॉडी किस में आ जाएगी बेटा? मोशन में आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो एफ एस मैक्स से कम है तो ऐसे में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये कौन है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स वो किसके बराबर होगा? जितना फोर्स आप लगा रहे हैं, देखो ध्यान से, जितना फोर्स आप लगा रहे हैं बेटा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स है, जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स है, जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स है, जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अगर इंपेंडिंग मोशन में बॉडी है तो ऐसी कंडीशन में वंस अगेन जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना ही फोर्स ये होगा, दोनों ही किसके बराबर होंगे? फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होंगे। लेकिन जब बॉडी मोशन में आ जाएगी ऐसी कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, विच इज म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन। अगर इस पूरी कहानी को मैं एक ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है आप लोगों के लिए, देखिए जरा ध्यान से। ये हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स हो गया और ये हमारे पास में अप्लाइड फोर्स हो गया।
तो हमने कहा कि इनिशियली बेटा आप समझिए इस बात को कि जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। अरे देखो देखो देखो, ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है? ये स्ट्रेट लाइन आपको बता रही है कि आपने जितना फोर्स लगाया उतना फ्रिक्शन फोर्स, आपने जितना फोर्स लगाया उतना फ्रिक्शन फोर्स, आपने जितना फोर्स लगाया उतना ही फ्रिक्शन फोर्स, आपने जितना फोर्स लगाया यहां पर उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। जितना फोर्स आप लगा रहे हो बेटा उतना फ्रिक्शन फोर्स होगा, जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहां पर ये जो पॉइंट आ गया ना आपके पास, ये जो पॉइंट आपके पास में आ गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आपका मैक्सिमम, ये कितना है बेटा? ये है एफएस मैक्स, एफएस मैक्स। अब अगर इससे ज्यादा आप फोर्स लगाते हो, अब बेटा अगर आप इससे ज्यादा फोर्स लगा देते हो तो बॉडी मूव कर जाएगी, और बॉडी अगर मूव कर गई माय डियर स्टूडेंट, बॉडी अगर मूव कर गई तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। अब क्या काम करेगा बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। ये कौन है? इससे मिलो, ये है सर एफ के। क्लियर है? तो ये हुआ आपका एफ के इक्वल्स टू म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन। ये हुआ आपका ये देखिए ध्यान से, ये हुआ एफ एस मैक्स विच इज इक्वल्स टू म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन, और इससे पहले ये हुआ आपका फ्रिक्शन फोर्स एफ, ऑलवेज लेस देन एफ एस मैक्स। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, दिखने में बड़ी छोटी इंफॉर्मेशन दिख रही है बट ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। एक बार सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो बेटा, जल्दी से इस कहानी को नोट कर लो।
डन, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सर काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक। देखिए क्या होता है कि जनरली ऐसा ही होता है कि देखिए आप ऐसा ना बोले काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन, आप बोलिए काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन ये पूरा स्टैटिक फ्रिक्शन है तो सबसे तो छोटा नहीं है ना, ये जो मैक्सिमम है ना उससे हमेशा छोटा रहेगा, बाकी से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम होती है। कोई भी बोलेगा कि बताओ तीनों में से ए ऑप्शन, तीनों में से स्टैटिक फ्रिक्शन, बी ऑप्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन, सी ऑप्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। इनमें से मैक्सिमम कौन होता है? तो आप कहेंगे सर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। अब मान लीजिए एग्जाम के अंदर यही नहीं आया, बोल रहा है इनमें से मैक्सिमम कौन सा होगा, तो भी आप इसे मार्क करेंगे क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसी की ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो एग्जामिनर का कहने का मतलब यहां पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। बोलिए बात समझ में आई या नहीं है? तो कभी भी आप क्वेश्चन को देख के कॉन्सेप्ट मत बनाओ, मतलब अब वहां पर आंसर स्टैटिक फ्रिक्शन रहा है तो आप ऐसा मत बोलो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, तो वो हमारे लिए मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि सर म्यूएस एंड म्यूके के बारे में भी कुछ बता दो। देखिए म्यूएस ये स्टैटिक कंडीशन में लगता है और ये काइनेटिक कंडीशन में लगता है। तो दो बॉडीज के बीच में जो ग्रिप होती है ना, जब दोनों बॉडीज रुकी हुई होती है तो ग्रिप ज्यादा होती है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो ये जो म्यूएस होता है एज कंपेयर टू म्यूके, ये क्या होगा आपका बड़ा होगा। ज्यादा से ज्यादा कभी कभार ये इक्वल दिया जा सकता है। तो जब दो बॉडीज रुकी हुई रहेगी, स्टैटिक कंडीशन में रहेगी, तो पार्टिकल्स एक दूसरे में फंस जाते हैं, ग्रिप ज्यादा मजबूत बनती है। लेकिन जब वो मूव कर जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में वो ग्रिप छूट जाती है, तो वहां पर सरफेस रफनेस को हम कम कंसीडर करते हैं और उसके लिए हम लोग बोलते हैं म्यूके की वैल्यू एज कंपेयर टू म्यूएस जो रहती है कम रहती है। एक बार जल्दी से बोल दीजिए बेटा सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बोल दो बेटा सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास में एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बेटा आपके पास में एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग थीटा एस से। आप कोई और नोटेशन भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, तो देखिए आपने अभी एक ब्लॉक कंसीडर किया था, उसी ब्लॉक को मैं वापस ले रहा हूं यहां पर। तो ये हमारे पास में एक ब्लॉक आ गया कुछ इस तरीके का, जिसका मास m है। यहां पर म्यूएस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और किसी नोटेशन की जरूरत नहीं है। तो अब इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, यहां बना देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम इसका। तो आप समझिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनने वाला है इसका। अच्छा, इसके ऊपर एक फोर्स लगा देते हैं ऐसे। अगर मैं बात करूं फ्री बॉडी डायग्राम की, तो आप देखिए यहां पर W, ये लगेगा W, तो इसने इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाया होगा N, तो इसने इसके ऊपर एक और नॉर्मल फोर्स लगाया होगा N, एक और नॉर्मल फोर्स लगाया होगा यहां पर N। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए आपने इधर एक फोर्स लगाया। जब आप इधर एक फोर्स लगाएंगे तो यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको क्या बोला जाएगा? म्यू एस मैक्स। मतलब आप कहां चर्चा कर रहे हैं? एट इंपेंडिंग मोशन, एट इंपेंडिंग मोशन। इसे हम क्या बोलेंगे? इंपेंडिंग मोशन। तो ये हमारे पास में आ रहा है
एफ एस मैक्स। ये हमारे पास में कितना आ रहा है बेटा, एफ एस मैक्स। अब समझिए आप ध्यान से, अब आप ध्यान से समझिए, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये जो नॉर्मल फोर्स है एन, और ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एस एफ एस मैक्स मतलब मैक्सिमम, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है आर। ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है आर। तो ये जो आर और एन के बीच का एंगल बनता है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोला जाता है बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो पहले स्टेटमेंट दे देता हूं, प्यारा से स्टेटमेंट, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एन, नॉर्मल रिएक्शन एन एंड resultant force of N and Fs max is known as angle of फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर इस एंगल को मैं डिफाइन करना चाहूं तो देखिए, म्यू एस मैक्स ये किसके बराबर होता है, एफ एस मैक्स किसके बराबर होता है, म्यू एस। तो अगर आप यहां लिखें टेन थीटा एस, तो ये क्या होना चाहिए, टेन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर इज म्यू एस एन, बेस इज एन, तो एन से एन कैंसिल आउट, तो आप बोलेंगे थीटा एस इक्वल्स टू टेन इनवर्स थीटा एस, टेन इनवर्स म्यू एस। बोलिए इतनी बात हमें समझ में आई या नहीं है, इतनी बात हमें समझ में आई या नहीं है, यस और नो। अब आप इसे नोट कर लीजिए अगर इतना क्लियर हो गया तो आपको। अगर इतना बेटा क्लियर हो गया है तो आप इसे नोट कर लीजिए आप, और नोट करके डन लिखकर भेजिए सभी लोग।
डन। डन लिख के भेजे सभी लोग, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। चेंज कर रहा हूं, किसी ने नो बोला नहीं अभी तक, और नो नहीं बोला तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है चेंज करने के बाद आप नो बोलो। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, इसे हमने बोला थीटा पी या थीटा आर बोल दीजिए, रिपोज आर फॉर। तो पहले स्टेटमेंट लिखता हूं फिर समझाता हूं क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज। तो यहां पर बोला जाएगा इट इज एंगल ऑफ inclined plane, it is angle of inclined plane at which a block will be in impending motion. Impending motion। तो अगर मैं बात करूं यहां पर इस एंगल थीटा की, और मैंने यहां पर रखा है एक ब्लॉक जिसका मास है m, तो अगर ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला होगा, जस्ट स्लाइड करने वाला होगा, जब ये जस्ट स्लाइड करने वाला होगा तो उस इंस्टेंट पर ये जो एंगल थीटा होगा इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ रिपोज आर। क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास में एक प्लेन है जिस पर एक बॉडी रखी हुई है। अब देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसका एंगल थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूं, और जिस एंगल पर ये स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है, तो जिस एंगल पर ये जस्ट स्लाइड करने वाला होगा ना, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। बोले यस और नो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई सभी स्टूडेंट्स? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जिस एंगल के ऊपर आपका ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला होगा ना, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिए सरफेस जितनी फिनिश होगी, जितनी स्मूथ होगी, ब्लॉक उतनी ही जल्दी स्लाइड करेगा। ब्लॉक जो है वो उतनी ही जल्दी स्लाइड करेगा। अगर उतनी ही जल्दी स्लाइड करेगा, इसका मतलब यहां पर ये एंगल भी सरफेस रफनेस को ही बता रहा है। अगर एंगल बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ब्लॉक है और जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है उसके बीच में फ्रिक्शन, सरफेस बहुत ज्यादा रफ है, तभी एंगल बहुत बढ़ाने के बाद वो स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है। तो यहां पर ये जो एंगल है, बेसिकली ये एंगल आपको बता रहा है कि वो एंगल जिस पर ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला हो, उस एंगल को ये बता रहा है। हमने कहा अगर उस एंगल को मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, आपको फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल है थीटा। इधर ये जो कंपोनेंट है इसको हम बोलेंगे mg cos थीटा। ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोग बोलेंगे mg sin थीटा। इधर लगने वाला है बेटा एक फ्रिक्शन फोर्स, जस्ट स्लाइड की बात हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, Fs मैक्स, और ऊपर लगने वाला है आपका नॉर्मल फोर्स N। तो अगर मैं यहां पर इस डायरेक्शन में देखूं तो इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है।
अगर कोई भी मोशन नहीं है तो यहां पर आप बोल सकते हो प्लस एन माइनस एम जी कॉस थीटा। सो यहां से पता चल रहा है एन इक्वल्स टू क्या है बेटा आपके पास, एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसके अलोंग एम जी साइन थीटा इधर है और एफ एस मैक्स उधर है, एम जी साइन थीटा इधर है और एफ एस मैक्स उधर है। तो अगर मैं बात करूं एम जी साइन थीटा की, तो एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन को हमने मान लिया पॉजिटिव, तो ये मान लीजिए एम जी साइन थीटा, उधर एफ एस मैक्स है माइनस एफ एस मैक्स इक्वल्स टू 0। सो एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस मैक्स की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है, म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास में एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस की अगर मैं बात करूं तो ये म्यू एस हमारे पास में क्या बन जाएगा, म्यू एस को म्यू एस ही रहने दो। एन की अगर मैं बात करूं तो एम बन जाएगा आपके पास में एम जी एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा। सो आप देख सकते हैं एम जी से एम जी चला गया और ये बन रहा है आपके पास में टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। सो वंस अगेन अगर आप कहेंगे यहां पर थीटा, तो ये कौन सा थीटा बेटा, ये थीटा आर है। तो थीटा आर कितना आ रहा है, टेन इनवर्स म्यू एस, टेन इनवर्स म्यू एस। क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को ये समझ में आ गया होगा। मैथमेटिकल रिजल्ट तो देखिए दोनों का सेम ही आ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंस या आप प्लेन के ऊपर देख रहे हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर देख रहे हैं। बोलिए यस और नो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई सभी स्टूडेंट्स? सो नोट कर लीजिए अगर इतना समझ में आ गया तो आपको। इतना अगर बेटा आपको समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। नोट करके डन लिखकर भेजिए अगर इतना क्लियर हो गया हो तो, और अगर डाउट है तो डाउट भेजिए। डाउट होना तो नहीं चाहिए आपको। एम जी कॉस थीटा समझ में नहीं आया। देखो भाई एम जी कॉस थीटा समझ क्यों नहीं आया, एन बराबर एम जी कॉस थीटा है तो एन बराबर एम जी कॉस थीटा पुट कर दिया। नीतीश
कंपोनेंट यार ये तो कितनी बार मैंने बताया, mg है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है और दूसरा वाला साइन होता है। नितेश, कंपोनेंट में कैसे गलती कर सकते हो यार? थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है बेटा वो कॉस होता है और दूसरा कंपोनेंट साइन होता है। डन बोल दो, नोट हो गया हो तो जल्दी से। न्यूमेरिकल सर नहीं करा रहे हैं। हाँ, न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे ना, बिना पढ़ाए न्यूमेरिकल करा दे तुमको सूरज? बिना पढ़ाए न्यूमेरिकल करवा दे तुमको? डन। आप जिस चैनल के ऊपर मैकेनिक्स पढ़ रहे थे उसका नाम आपने पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा, वो था इंजीनियर्स अकेडमी गेट ईएसई। उस चैनल के ऊपर मैकेनिक्स पढ़ रहे थे पहले, तो ध्यान से देखो यहां। तो वहां न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। और अभी आप जिस कोर्स के अंदर बैठे हैं उसका नाम है एसएससी जेई। और हो सकता है कोई कुछ बच्चे दूसरे जेईएन वाले हो, पर जेईएन है ना। तो हर एक चीज का अलग टेस्ट होता है। ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। अगर ये और ये सेम होता तो फिर क्यों अलग अलग पढ़ाते इनको? हाँ बिल्कुल, समझ में आई बात? तो वो एनालिसिस अलग लेवल का होता है, आप अलग लेवल का पढ़ रहे हैं। जब गेट और ईएससी के लिए मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसको 60 से 70 आवर्स लगते हैं, और जब एसएससी जेई और स्टेट जेई के लिए पढ़ते हैं तो 30 से 35 आवर्स लगते हैं। अगर दोनों सेम चीज होती है तो फिर टाइम डबल कैसे लगता है इसमें? इसलिए मिक्स मत करो, आप ही के लिए खतरा हो सकता है ये। क्योंकि कभी कभी फ्लो में जरूरत से ज्यादा चीजें सर पढ़ा देते हैं और उस टाइम तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जब दोबारा रिवीजन, नहीं फीस एक अलग फैक्टर है बेटा, फीस एक अलग फैक्टर है, लेकिन जब आप दोबारा, मतलब अभी क्या फ्लो में आपने कॉपियां भर ली, नोट्स बना लिए बहुत सारे, और फिर बाद में जब रिवीजन का टाइम है ना तब देख रहे हो अरे मैकेनिक्स में इतना क्यों पढ़ा दिया सर ने, इतना तो आता ही नहीं है। इसलिए हर एक चीज का अपना एक काम होता है। तो जितना आपसे पूछा जाएगा उससे 2 बात ज्यादा बताएंगे, कम नहीं बताएंगे, लेकिन उससे कंपेयर मत करो गेट और ईएससी से, ठीक है? ये तो क्या ना, अभी तुमने ना यूट्यूब पे 2-3 बार पढ़ लिया, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए कोई बुक, किसी भी बुक को प्रेफर ना करें, सिर्फ इसको प्रेफर करें। ये तो मेरे को जैसा याद है आदित्य, मैंने शायद 2-3 दिन पहले भी तुम्हें बताई थी ये बात। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन में लग गए तो आपको अगले साल मुझसे वापस मिलना पड़ेगा। देखिए, आपने बोला सर एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एक ऐसा एंगल जहां पर ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला हो, जस्ट स्लाइड करने वाला।
इसका मतलब अगर मैंने इंक्लिनेशन जो आपके पास में इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल रिपोज एंगल से कम रख दिया तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। ब्लॉक किस में रहेगा बेटा? रेस्ट में रहेगा। अगर मैंने इंक्लाइंड प्लेन को एंगल ऑफ रिपोज के बराबर एंगल प्रोवाइड करवा दिया तो ब्लॉक किस में रहेगा बेटा? इंपेंडिंग मोशन में। इंपेंडिंग मोशन में रहेगा। और इसी तरीके से अगर मैंने एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा प्रोवाइड करवा दिया तो ब्लॉक किस में आ जाएगा बेटा? मोशन में आ जाएगा। ब्लॉक किस में आ जाएगा? मोशन में आएगा। ये तीन स्टेट है आपके पास में ब्लॉक की इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तीन कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी अगर आप इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ब्लॉक को ऑब्जर्व करते हैं। बोलिए तीनों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? नहीं, ऐसा नहीं है, वहां से भी आपको नॉलेज मिल ही रही है सूरज। ऐसा नहीं है, वहां ये सारी चीजें आपने बेटा वहीं से सीखी है। तो नॉलेज जब आप एक डिटेल्ड कोर्स अपना डेडिकेटेड कोर्स कर रहे हो उसके बाद अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो उसको गेन करते जाओ। पर आपका जो डेडिकेटेड कोर्स है उसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। ये सब कुछ आप वहीं से पढ़ के इधर यस सर लिख रहे हो कि हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्योंकि आपने वहां पढ़ लिया है। इसलिए जरूरी है कि एक डेडिकेटेड कोर्स को फॉलो करो, उसके बाद में आपके सर जो भी लिंक आपको शेयर करते हैं उस क्लास को आप अच्छे से देखो, आपको समझ में आएगा। जल्दी से नोट कर लो बेटा इस पॉइंट को, जल्दी से नोट कर लो। अब एक छोटा सा बेसिक न्यूमेरिकल जरूर बताएंगे आपको, बस बेसिक न्यूमेरिकल ही आपको करने होते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर एक बेसिक न्यूमेरिकल बता देता हूं मैं। सिर्फ वो बेसिक न्यूमेरिकल ही आपको करना होता है। देखिए, मान लीजिए एक ब्लॉक आपको दिया गया हो, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगा दिया ऐसे, और ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं कैपिटल एफ, ये 30 डिग्री के एंगल पे लगाया मैंने। 30 डिग्री के एंगल पे लगाया। कितना फोर्स लगाया? एफ फोर्स। हमने कहा यहां पर जो म्यू एस है वो कितना है? 0.3, और म्यू के जो है वो कितना है? 0.2। वो बोल रहा है यहां पर फाइंड फोर्स एफ, फाइंड फोर्स एफ टू जस्ट मूव द ब्लॉक। ब्लॉक को जस्ट मूव करने के लिए कितना फोर्स यहां पर लगाना पड़ेगा, ये फाइंड करने के लिए उसने बोला है। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे? तब तो मैं वेट करूं। W हमें दिया गया है 100 न्यूटन। बोलो अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें तो मैं वेट करूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए बिल्कुल डेडिकेशन। तो मैं टाइम देता हूं आपको बेटा, टाइम ये देखिए 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इतना टाइम तो एग्जाम कभी नहीं देता आपको, लेकिन पहला ही क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहां पर नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो कोर्स है उसके अंदर इतने क्वेश्चंस की नीड नहीं है। तो इस क्वेश्चन की मदद से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार के लिए आप लोग ट्राई कर लो इसे। थर्टी 4.6 एक आंसर भी आ गया है। अब देखते हैं ये आंसर सही है कि गलत है। इतनी जल्दी सूरज आंसर कैसे बताया? अच्छा, तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम यूट्यूब पे करवाया था? तो तुम गलत सोच रहे हो। क्वेश्चन के अंदर झोलमाल हो चुका है कुछ ना कुछ।
अच्छा यही आ रहा है क्या? अच्छा सभी का यही आ रहा है। चलो 2 लोगों का आया, 2-4 मिनट और बात कर लेते हैं। अरे सभी का यही आ रहा है, इसका मतलब तुम लोग तो सही बता रहे हो। तीन लोगों ने सेम रिजल्ट दिया है। जब 3 लोगों का रिजल्ट सेम आ जाए ना, तो इसका मतलब आपके आंसर जो है वो सही है। ऑडियंस पोल, चलिए 3-4 लोगों ने सॉल्व किया है। मुझे लग रहा है कि अब इससे ज्यादा लोग सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे। एक मिनट बचा है, चलो मिलके सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये फोर्स पता नहीं कितना लग रहा है, तो हमने इसका एक कंपोनेंट लिया इधर, F cos 30 डिग्री। एक कंपोनेंट लगेगा बेटा इसका इधर, F sin 30 डिग्री। और मुझे जो लग रहा है ना, आप लोग F sin 30 डिग्री को भूल गए। मुझे जो लग रहा है ना, आप F sin 30 डिग्री को भूल गए। अब देखो नीचे की साइड कौन लगेगा बेटा? W। सरफेस के ऊपर आपने लगाया होगा एक नॉर्मल फोर्स, तो सरफेस ने रिटर्न में वापस आपको नॉर्मल फोर्स दे दिया। अब ये फोर्स इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इधर लगेगा। जस्ट मूव द ब्लॉक की बात हो रही है, तो Fs मैक्स। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम होना चाहिए। सबसे पहले y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो समीशन ऑफ Fy बराबर 0। ऊपर की साइड लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव मान लो, नीचे की साइड लगने वाले फोर्सेस को नेगेटिव मान लो। क्लियर है? तो N इक्वल्स टू W प्लस F साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू W हमारे पास में कितना है? 100 न्यूटन। F नहीं पता, साइन 30 कितना होगा बेटा? 1/2। सो ओवरऑल ये आपके पास में आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है? नहीं, जस्ट स्लाइड करने वाला है, पर मोशन नहीं हो रहा है। तो इधर पॉजिटिव मान लो, इधर नेगेटिव मान लो, तो F cos 30 डिग्री और कौन लग रहा है? माइनस Fs मैक्स इक्वल्स टू 0। सो आप क्या लिखेंगे? F cos 30 डिग्री इक्वल्स टू Fs मैक्स को क्या लिख सकते हो आप? म्यू एस n। म्यू एस कितना है बेटा? 0.3। n कितना है? 100 प्लस F/2। तो आप लिख सकते हो ये कितना हो जाएगा? √3/2 F। इधर से माइनस 0.3 F/2 और यह आ जाएगा 30। सो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा F कॉमन ले लेते हैं इसमें से। F कॉमन ले लो, अंदर क्या बच रहा है वो देखते हैं। कैलकुलेटर है मेरे पास में, वैसे तो आपके पास भी होना चाहिए। √3/2 माइनस 0.3/2, ये कुछ ऐसा आ रहा है, पॉइंट चेक कर लेना भाई एक बार। इक्वल्स टू 30। सो F इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आ रहा है 41.89 न्यूटन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अरे वाह, श्रवण ने आंसर भी बता दिया मुझसे पहले। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो यस और नो।
या सुनो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब नोट कर लो जल्दी से और डन लिख के भेजो। अब नोट कर लो बेटा जल्दी से और डन लिख के भेजो। जल्दी से नोट कर लो और डन लिख के भेजो। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया, वो आप साइन वाला पार्ट ना वो भूल गए होंगे, तभी मैं सोचूं सबका आंसर एक जैसा कैसे आ रहा है। कोई बात नहीं, गलती करोगे तभी सीखोगे। मुझे पूरी कहानी याद आ गई, आनी भी चाहिए पूरी कहानी याद। जल्दी से बोलिए बेटा, नोट हो गया? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो सूरज, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बाकी स्टूडेंट्स भी बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। डन। अरे नीतीश कैसी बात कर रहे हो, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव स्लाइडिंग के टेंजेंशियल होता है। ऐसे थोड़ी लगेगा फ्रिक्शन ऐसे हवा में। जो प्लेन होता है ना, ये प्लेन तो हॉरिजॉन्टल है ना, देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो प्लेन के अलॉन्ग ही लगेगा ना फ्रिक्शन तो। ठीक है, चेंज कर रहा हूं मैं अब, बोलो एक बार जल्दी से, चेंज कर रहा हूं मैं। देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अब आपकी जिम्मेदारी है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसके ऊपर ये F फोर्स लग रहा है और ये एंगल जो है ये फिर से 30 डिग्री। ये जो इसका वेट है W वो कितना है
100 न्यूटन। ये जो म्यू एस दिया गया है ये कितना है 0.3 और म्यू के कितना है 0.2। हमें फाइंड करना है फाइंड फोर्स F टू जस्ट स्लाइड द ब्लॉक को जस्ट स्लाइड करने के लिए ये जो फोर्स F है ये कितना होना चाहिए, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। हमें क्या करना है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जैसा फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने पहले बनाया था। सो अगर मैं बात करूं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम की, ट्राई करोगे क्या एक बार इसे? ट्राई करोगे एक बार इसे? अब तो समझ गए होंगे ना मेरे ख्याल से क्या करना है। चलो एक बार ट्राई कर लो। नहीं, ट्राई करने का समय नहीं है, आज मैं क्लास थोड़ी सी जल्दी छोड़ूंगा क्योंकि अच्छा 6 बजे सॉल्यूशन है, 6 बजे सॉल्यूशंस है। लिंक मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है ना, तो आपको 10-15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद में आप सॉल्यूशंस पे कनेक्ट हो जाना डायरेक्ट। सो एक कंपोनेंट आएगा बेटा F cos 30 इधर, दूसरा कंपोनेंट आएगा F sin 30 इधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एक W, इधर लगेगा एक N, तो ऊपर लगेगा एक N, इधर लगेगा बेटा एक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? Fs मैक्स, है ना? बस 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 बिल्कुल। तो समीशन Fy इक्वल्स टू 0 करना है पहले। तो ऊपर वाले फोर्स को क्या मान लोगे? पॉजिटिव, तो प्लस N प्लस F साइन 30 इक्वल्स टू W। तो यहां से N बराबर कितना आ रहा है आपके पास में? W मतलब 100 माइनस F साइन 30 मतलब 2, ये N आ गया। एक नंबर इक्वेशन। बोलिए एक बार, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? वेरी गुड। अब समीशन Fx इक्वल्स टू 0, समीशन Fx इक्वल्स टू 0। अगर Fx इक्वल्स टू 0 है तो ये बन जाएगा हमारे पास में, इधर को नेगेटिव इधर को पॉजिटिव मान लो, F cos 30 माइनस Fs मैक्स इक्वल्स टू 0, Fs मैक्स इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं बात करूं F, तो cos 30 मतलब √3/2 माइनस, उसको उधर भेज दो, प्लस म्यू एस N, N कितना है बेटा? 100 माइनस F/2। सो अगर मैं बात करूं F √3/2 माइनस इक्वल्स टू में कर देते हैं एक बार, 0.3 100 माइनस F/2। सो ये बन जाएगा F ब्रैकेट √3/2 प्लस 0.3/2 इक्वल्स टू 30। अब आप फाइंड करके बता दो वैल्यू कितनी आ रही है बेटा। अब आप फाइंड करके बता दो वैल्यू कितनी आ रही है। सो √3 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.3/2, सो दिस इज 1 पॉइंट, ये आ रही है F मल्टीप्लाई बाय 1.01 इक्वल्स टू 30। सो F इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय आंसर 29.5 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ रहा होगा। अरे प्रहाश गलत कर दिया बेटा, 29.5 आपका सही आंसर होना चाहिए। माइनस कर दिया बेटा आपने, यहां माइनस, प्लस करना था यहां। प्रहाश बात समझ में आई? एक बार बोलिए यस और नो। बात समझ में आई बेटा? एक बार बोलिए यस और नो। ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, हाथ चलाओ जल्दी से।
जल्दी से नोट करके बताओ, डन लिख के भेजो। हो गया नोट? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिसका कुछ रह गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी का अगर कुछ रह गया हो तो। अभी 6 बजे से आपके सॉल्यूशंस चालू होंगे, लिंक ग्रुप में आ गया होगा। ठीक है बेटा, क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट नहीं है? अब जो भी कॉन्सेप्ट दिया था वो क्लियर है? फ्रिक्शन की कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए, तो 15 मिनट के ब्रेक के बाद में मिलते हैं 6 बजे। यूट्यूब के ऊपर सेशन मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच।